हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास का जो हमारा टॉपिक वैसे तो हो चुका है जिसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं, लेकिन उसमें हमने सिर्फ जंतुओं के बारे में बात की थी और आज हम टॉपिक वाइज विभिन्न जैव प्रक्रमों को पादपों के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस कड़ी में हम पादपों में जो विभिन्न प्रक्रम है वो पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं पाचन प्रक्रम के बारे में। अब क्योंकि पेड़ पौधों की बात हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि विभिन्न अंग तंत्र बनाएंगे और वैसा ही अंग तंत्र पेड़ पौधों के अंदर भी काम करेगा। तो जो पाचन प्रक्रम होता है या पोषण की जो अभिक्रिया होती है, पदार्थों को ग्रहण करने की जो अभिक्रिया होती है पेड़ पौधों के अंदर, उसमें हम उस विधि के बारे में बात करेंगे जो पेड़ पौधों के अंदर, हरे पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है। तो जो हरे पेड़ पौधों के अंदर पोषण रहेगा उसे हम स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण यानी अपना पोषण स्वयं करने का जो प्रक्रम है वो स्वपोषण होता है। अब पेड़ पौधे किस प्रक्रिया के तहत स्वपोषण करते हैं, अपना पोषण करते हैं, उसे बोल देंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। थोड़ा बहुत जब हम पाचन की बात की थी उस टाइम भी बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पेड़ पौधों में होती है। तो क्या ये सभी पेड़ पौधों में होती है? तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, पोषण की जो अभिक्रिया रहेगी पेड़ पौधों के अंदर, पादपों के अंदर, वो सिर्फ हरे पेड़ पौधों में होती है। हरे पेड़ पौधों का मतलब जो हरी पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। जो प्लास्टिड होते हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हरित वर्णक होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में सहयोग करता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है यह मुख्यतः पत्तियों के अंदर होती है। अब उसके लिए कच्चे पदार्थ के रूप में क्या चाहिए? जल की जरूरत पड़ेगी प्लस खनिज लवण की जरूरत पड़ेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे एक तरह से अगर कोई भोजन बनाना पड़ जाए उसके लिए जिस जिस खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है वो उसका कच्चा पदार्थ बन जाता है कि उससे कोई भी उत्पाद तैयार किया जाता है। तो यहाँ जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे हैं। अब ये कहाँ से मिलता है? अगर जल और खनिज की बात करें तो मृदा के द्वारा इन दोनों को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है वो मृदा के अंदर होती है। तो मृदा में से वो जड़ इस चीज को अवशोषित करती है। उनके अंदर छिद्र होते हैं जिनको मूल रोम कहते हैं। वो मूल रोम के जरिए ही जल और खनिज पेड़ पौधों में प्रवेश करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहां से पेड़ पौधे इसको ग्रहण करते हैं। यानी पत्तियों के अंदर छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। श्वसन की बात करेंगे तो वहां आ जाएगा कि स्टोमेटा क्या होते हैं और कैसे खुलते या बंद होते हैं। तो ये वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जो सूर्य का प्रकाश होता है वो भी पेड़ पौधे HNU के टाइप में हमने लिख दिया अभिक्रिया के। तो यहां से सूर्य का प्रकाश, सूर्य से प्रकाश भी मिल जाता है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और मृदा से जल और खनिज मिल जाते हैं। इस तरह जो
भोजन प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो उसे हम उस सारी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और खनिज ये मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, और प्लस में क्या निकल जाती है? ऑक्सीजन। कहते हैं ना कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। फिर इसको संतुलित कर लेना है, जैसे आप पहले पाठ में किया हुआ है आपने कि हमारे पास रासायनिक समीकरण है, उसमें हमने अभिकारक में और उत्पाद के अंदर देख लेने हैं कितने तत्व संख्या में मौजूद हैं, उसी हिसाब से उनको संतुलित कर लिया जाएगा। तो ये भोजन बनने की प्रक्रिया हो जाएगी जिसे प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। दूसरा टर्म आ जाएगा श्वसन प्रक्रिया के बारे में, कि पेड़ पौधों के अंदर जो श्वसन है वो कैसे होता है, कैसे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पादपों में श्वसन प्रक्रम। अभी हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वो कार्बन डाइऑक्साइड वायु के अंदर मौजूद है। अगर वायु के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो पेड़ पौधे के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी? अगर ऑक्सीजन बन रही है तो वो पेड़ पौधे में से बाहर कैसे आएगी? यानी गैसों का आदान प्रदान पेड़ पौधे के द्वारा भी होता है। अब गैसों के आदान प्रदान श्वास लेने की बात करें तो ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनेगी वो ऑक्सीजन एक उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, ये कह सकते हैं कि वो जो ऑक्सीजन बन रही है, वो जो गैस बन रही है, वो एक उत्सर्जी पदार्थ है पेड़ पौधे का, वो बाहर निकल जाती है। तो श्वसन प्रक्रम में CO2 की बात करते हैं कि पेड़ पौधे के अंदर, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। तो इन स्टोमेटा के द्वारा ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर चली जाती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम आती है। फिर बात आती है कि ये कब खुलते हैं, कैसे खुलते हैं? स्टोमेटा का खुलना और बंद होना। अगर छिद्र हैं, छोटे छोटे छिद्र पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, तो जब तक नहीं खुलेंगे तो क्या गैस अंदर जाएगी? या और कौन सा पदार्थ है जो इन स्टोमेटा के द्वारा बाहर जाता है या अंदर आता है? जैसे हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की, कि जो जल है वो भी वाष्प बनकर उड़ जाता है, लेकिन वो वाष्प बनकर कब उड़ेगा? जब स्टोमेटा खुले होंगे। अब ये कब खुलेंगे? इनको खोलने के लिए भी जो कोशिकाएं होती है साथ में, उनका फूलना जरूरी है। गैसों का आदान प्रदान कब होगा? जब ये खुलेंगे। जब जरूरत नहीं होगी तब ये बंद हो जाएंगे। तो स्टोमेटा की अगर संरचना को बनाया जाए
तो ये जो हमने बताया इसमें, ये ऐसा भाग बनाया, ये बाहर पत्तियों की संरचना हो गई और ये एक छिद्र बनाया बीच में, और ऐसे ही बाहर जो आकृति बनाई है उसे बोलेंगे द्वार कोशिका। द्वार कोशिका यानी कि दरवाजा। ये जो भाग होगा ये होगा छिद्र। ये जो होते हैं डॉट, इनको कहते हैं हरित लवक। अब क्योंकि इस साइज को बड़ा करके दिखाया गया है तो इसे बोलेंगे खुला हुआ रंध्र। खुला हुआ रंध्र या छिद्र। अब ये कैसे खुलता है? जो द्वार कोशिकाएं होती हैं जब जल को अवशोषित करती हैं, तो जल जब इनके अंदर आता है, ये अवशोषण करेंगी जल का, तो ये कोशिकाएं फूल जाएंगी, और जैसे ये फूलती हैं तो जो द्वार है वो खुल जाते हैं, स्टोमेटा जो है वो खुल जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है या गैस अंदर चली जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहयोग करती है। अब ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन इसी के जरिए ही जो पानी है वो जड़ों से अवशोषित हो रहा है, ऊपर जा रहा है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, लेकिन जब तापमान ज़्यादा होता है तो कुछ पानी पत्तियों के द्वारा ही, इन छिद्रों के द्वारा ही वाष्पीकृत होकर बाहर भी निकल जाता है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि कुछ पौधे के अंदर छोटे छोटे पत्ते होते हैं बिल्कुल ही, या कांटे बने होते हैं, तो वो किस वजह से होता है? जो मरुस्थल वगैरह में जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ उस वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, इन स्टोमेटा को बंद करने के लिए वो जो पत्ते हैं वो छोटी छोटी आकृति में चले जाते हैं या वो कांटे बन जाते हैं। तो खुला हुआ रंध्र इस प्रकार बनेगा। और बंद रंध्र कैसे बनेगा? कि जो आकृति हमने यहाँ बनाई है, वैसी ही आकृति इस टाइप में हमने यहां प्रदर्शित कर देनी है। तो उसी प्रकार द्वार कोशिकाएं हो जाएंगी और हरित लवक हो जाएगा। बंद स्टोमेटा, तो ये जो स्टोमेटा का चित्र रहेगा वो बंद छिद्र रहेगा, ये खुला हुआ रंध्र या छिद्र रहेगा। तो ये जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये श्वसन की परक्रम हो जाएगा। और ये मुख्य प्रश्न रहेगा कि स्टोमेटा, खुला हुआ स्टोमेटा या बंद स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए, या वो प्रक्रिया बताइए फिर कैसे जो है गैसें अंदर बाहर जाती हैं, कैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, या किस छिद्र के द्वारा होती है, उसे क्या कहते हैं। तो ये नामांकित चित्र का ध्यान रखना है। आपने जब बनाना है तो इसमें अलग ही पता लग रहा है कि यहाँ छिद्र के जो गैप है वो कम है, यहाँ ज़्यादा है। ये खुला हुआ रंध्र शो करता है, दिखाएगा, और ये बंद रंध्र दिखाएगा। उसके बाद बात करते हैं परिवहन की, कि पेड़ पौधों के अंदर परिसंचरण किस प्रकार होता है। परिसंचरण, जब हम जीवों की बात करते हैं, जंतुओं की बात करते हैं, तो वहाँ कहा जाता है कि जो रक्त होता है वो परिवहन का काम करता है, जो हृदय होता है वो पंप का काम करता है। तो जो खाद्य पदार्थ हैं विभिन्न प्रकार के, चाहे वो अपशिष्ट पदार्थ आएँ, चाहे वो ऊर्जा प्रदान करने के लिए पदार्थ आएँ, उनका परिवहन किस प्रकार से एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो पादपों में परिवहन की बात की जाएगी कि क्या पादपों के अंदर भी ऐसा ही कोई परिसंचरण तंत्र होता है,
क्या ऐसे ही अंग बने होते हैं या किसी और अंगों के जरिए या भाग के जरिए पादपों के अंदर परिवहन होगा? आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है उत्तक के बारे में कि पेड़ पौधों के अंदर विभज्योतक होते हैं और स्थायी उत्तक होते हैं। और जो स्थायी उत्तक होते हैं उनमें हमने सरल और जटिल स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जो जटिल स्थायी उत्तक होते हैं वो संवहन बंडल होते हैं, संवहन बंडल होते हैं जो जिनके अंदर विभिन्न प्रकार की वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं का मतलब नलिकाएं होती हैं और उनके द्वारा जो पेड़ पौधे हैं वो जल और खनिज का या फिर जो भोजन पत्तियों में बनता है उनका परिवहन करता है। अब वो कौन से होते हैं? उसमें हम 2 उत्तकों के नाम लिखते हैं। एक होता है जाइलम उत्तक और दूसरा होता है फ्लोएम उत्तक। अब जैसे नाम बता रहा है तो हम यहीं से लिख सकते हैं। अगर प्रश्न आता है कि पादपों के अंदर जल और खनिज का परिवहन किस प्रकार होता है, दूसरा प्रश्न ऐसे आ जाता है कि बताइए पादपों में भोजन का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो 2 प्रश्न बन जाते हैं, एक में भी पूछा जा सकता है और 2 अलग अलग भाग में भी। तो हमने यहाँ उत्तक लिखा है जाइलम और फ्लोएम। तो हम ये कर सकते हैं कि जाइलम जय से शुरू है और जल जो होता है, पानी जो होता है वो जय से शुरू होता है, जल। ऐसे फ्लोएम एफ से शुरू है, फै से शुरू है और फूड भोजन भी एफ से शुरू होता है। इसका मतलब जो जल और खनिज का परिवहन करता है उसे जाइलम उत्तक कहते हैं। अब जाइलम जल और खनिज का परिवहन किस लिए चाहिए? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए कि यहाँ जड़ है मृदा के अंदर, तो यहाँ से जो जल और खनिज अवशोषित होगा वो कहाँ जाना चाहिए? वो पत्तियों तक जाना चाहिए। अब वो किसके द्वारा जाएगा? जाइलम उत्तक के द्वारा। तो इस प्रश्न में हम ये लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर जल और खनिज का परिवहन जाइलम उत्तक के द्वारा होता है, जो कि एक संवहन उत्तक है। उसके बाद आता है फूड, भोजन की बात। यहाँ पत्तियों में भोजन बनता है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो भोजन यहाँ बने वो सिर्फ पत्तियों के ही काम आए, वो तने में भी जाएगा, वो जड़ों में भी जाएगा। तो यहाँ तक लेकर जाने के लिए भी किसी ना किसी संवहन उत्तक की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी भाग की अंग की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या होगा? फ्लोएम उत्तक जो होता है वो पेड़ पौधों में पत्तियों में बने भोजन को भिन्न भिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है। पत्तियों में बने भोजन को पौधे के भिन्न भिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है। तो जो ऐसा स्थानांतरण करे भोजन का, उस उत्तक को हम कहेंगे फ्लोएम उत्तक। तो इस प्रकार से जो पेड़ पौधों में है वो परिवहन या परिसंचरण प्रक्रम होता है। उसके बाद बात करते हैं उत्सर्जन प्रक्रम की। उत्सर्जन प्रक्रम का मतलब हो जाएगा कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के से बाहर निकालना। अब क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो जंतुओं में हमने बताया था कि जंतुओं के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र होता है। और जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें वृक्क की बात की थी, वृक्काणु की बात की थी, उनकी संरचना की बात की गई थी
कि कैसे जो धमनियाँ और शिराएं हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को लेकर वृक्क के अंदर आती हैं और वृक्क या वृक्काणु के अंदर उन अपशिष्ट पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को छोड़ देती हैं, वो तरल रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या पेड़ पौधों में ऐसा ही कोई तंत्र है? आप देखते हो कि पेड़ पौधों में आपने गोंद लगा हुआ देखा है, एक वाइट कलर का लिक्विड सा निकल जाता है। तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पेड़ पौधों के अंदर, वही उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो सीधे ही डायरेक्ट बाहरी परत पर आ जाते हैं। पेड़ पौधों के अंदर गैसों का भी आदान प्रदान होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड श्वास लेने के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन बनती है प्रकाश संश्लेषण में, वो भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। प्रकाश संश्लेषण में बनी ऑक्सीजन, तो ये श्वास प्रक्रिया नहीं बोलेंगे इसको, ये प्रकाश संश्लेषण में भोजन बन रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन बन रही है, ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है, वो एक श्वास प्रक्रिया नहीं होगी। ये ऑक्सीजन जो बनेगी एक उत्सर्जी पदार्थ होती है जो पादप से बाहर निकल जाती है। तो पादप उसको रंध्रों के द्वारा क्या करेंगे? छोड़ देंगे। पादप से रंध्र द्वारा बाहर निकल जाती है। दूसरी बात करते हैं गोंद से। गोंद बनाना देखा है आपने, सफेद तरल पदार्थ निकलता हुआ देखा है। पादप के तने की ऊपरी सतह पर इकट्ठा हो जाता है, वह भी उत्सर्जी पदार्थ है। तो अब तक हमने सिर्फ जैव प्रक्रम से संबंधित जो विभिन्न प्रक्रम हैं, पेड़ पौधों के अंदर कैसे जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में इस वीडियो के अंदर देखा कि अलग अलग जो पर्सन बनते हैं पादपों से संबंधित जैव प्रक्रम में, वो कौन कौन से होते हैं, क्या उनके आंसर बनते हैं, बड़े आराम से आपको ये बताया गया है। आप इनको देखते समय ही इनके नोट्स वगैरह अपने कॉपी में तैयार कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जैसे जिन हालातों में क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस, आपकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही ये इनकी शुरुआत की गई है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक अध्यापक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन हम इस पढ़ाई से जुड़े रहें, सुचारू रूप से सभी काम चलते रहें और आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी के लिए ये काम शुरू किया गया है। तो आप सभी ने इनको ध्यान से डेली जो काम किया जा रहा है उसको अपनी कॉपी में उतारना है और अपना काम करते रहना और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है।